अस्सलाम वालेकुम। बस आप सबका इंतजार हो रहा है, सब आ जाएं। आपकी 4 की मेकअप क्लासेस मुझे करनी है। अपना टाइम बताइएगा किस वक्त हो सकती है, इस वीक और अगले वीक में। सर नेक्स्ट वीक में तुम्हारे इस वीक भी लेनी है, दोनों वीक्स में ये कंप्लीट करनी है। सैटरडे को या तो मॉर्निंग में आप मुझे दे दें 2 घंटे, 2 क्लासें उस वक्त हो जाएं, या 1-1 घंटे ही करें, 2 क्लासें नहीं करनी लगातार। सर सैटरडे सर जी सैटरडे ठीक है सर। उस दिन 1 क्लास हो जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएंगी। सर एक इस सैटरडे को रखें और एक सर नेक्स्ट सैटरडे को। आप मुझे इस तरह आप करना चाहते हैं, 2 क्लासें इधर और 2 क्लासें उस वक्त? कंटिन्यूस 2 क्लासें आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इतना ज्यादा समझना। आप यूं करें ना, कल थर्सडे है, थर्सडे को 4 बजे से लेके 3:45 50 से लेके तो 4:50 तक शाम को कर लें क्लासेस। सर ऑलरेडी कल एक क्लास है हमारी मेकअप क्लास TRW की। कितने बजे? सर आई थिंक 3 3 to 4 2:45 तक। जी कितने बजे? सिर्फ 3 से 4 है। 3 to 4 3 से 4 है ना, तो मैं तो 4 से 5 कह रहा हूं। 4 से 5 कर लें थर्सडे को, 4 बजे से 5 बजे तक। ठीक है सर। ठीक है ना, इस थर्सडे भी और अगले थर्सडे भी। सर नेक्स्ट फ्राइडे को कर लें नेक्स्ट क्लास। कल फ्राइडे तो ऑलरेडी आपकी क्लास है इस टाइम पे। सर उसमें भी हम 2:45 पे फ्री हो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट उसी के साथ ही कर लें। मैं नहीं चाहता ना 2 क्लासें कंटिन्यूस हो, तो आप ये दोनों थर्सडे कर लें और अगले मंडे ट्यूसडे को भी इसी टाइम पे कर लें। मंडे और ट्यूसडे को भी 4 से 5 ही, ठीक है ना? सर एक्चुअली नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे लैब्स के मिड्स भी हैं साथ साथ, और वो हमारे 2 लैब्स एक दिन में हैं। जी वो ठीक है, वो भी साथ चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके अंदर भी मैं ज्यादा क्लासेस नहीं, आपको सारी असाइनमेंट और क्विज़ेस कराऊंगा। रेगुलर क्लासेस भी तो होंगी ना नेक्स्ट वीक, या वो नहीं है? है सर। वो भी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपके सेक्शन 2 के साथ भी तो मैं ले रहा हूं ना एक्स्ट्रा क्लासें, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। सर मिड्स की तैयारी करनी है। तो वो वीकेंड पे कर ले, आपके पास वीकेंड पड़ा है, सारी तैयारी कर लें। और उसके बाद आपको ईद से पहले एक पूरा ईद का हफ्ता छुट्टी मिल रही है मिड के लिए। क्लासेस मैंने अगले वीक में लाजमी कंप्लीट करनी है फ्राइडे तक। ठीक है, तो ये शेड्यूल आप सबको मैं फाइनल कर रहा हूं। दोनों थर्सडेज
और मंडे ट्यूसडे 4 to 5। ठीक है, ओके। जी, अब आपको क्लियर हो गया? ये मैंने चैट में लिख दिया। मेकअप क्लासेस टाइमिंग सबके 4 से 5 होंगे। थर्सडे को 29 को, मंडे को, ट्यूसडे को और अगले थर्सडे को। ये 4 क्लासें आपकी जो मिस थी वो इस टाइम पे हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं तो आज का लेक्चर हम शुरू करें। पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, हमजा, बाबर, अबरार,
Hamza Abrar present, sir. Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad. Present, sir. Kashif Razak. Kashif Razak. Ehtisham Haider. Present, sir. Sham present. Salman Saeed. Salman Saeed. सलमान सईद। देखें 10 मिनट हो गए फिर भी आप लोग आके ज्वाइन नहीं करते टाइम पे। हमजा जुल्फिकार। Present, sir. नबील शाइक। Present, sir. हसनैन अरशद। Hassan present, sir. उमर राजा। Present, sir. इब्राहिम खालिद। प्रेजेंट सर। जुनेद खान। जुनेद खान। Yes, sir. Present. मेहरान इकबाल। मेहरान इकबाल। सर मेरा आने कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा था भी उधर। यस सर। मुहिबुल्लाह अरशद। प्रेजेंट सर मुहिबुल्लाह अरशद। वहाज नासिर। Present, sir. फरियाब आलम। Present, sir. मोहम्मद वाजिद। मोहम्मद वाजिद। जाहिद हुसैन। Present, sir. अली रिजवान। अली Present, रिजवान। sir. Present, sir. राना मोहम्मद तहसीन। Present, sir. मलिक बासित फराज। Present, sir. मशाल अहमद। Present, sir. अब्दुल्ला खान। Present, sir. मुस्तफ़ा। Present, sir. फाखिर। प्रेजेंट सर। जोहेर अहमद। Present, sir. मारिया नवाज। Present, sir. मलाइका जावेद। Present, sir. अब्दुल रहमान। Present, sir. फैजान महमूद। Present, sir. हसन जिया। Present, sir. मुज्तबा हैदर। प्रेजेंट सर। शेर खान। Present, sir. उसामा अली। Present, sir. असदुल्ला नुमान। Present, sir. शम्स मुशीर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खालिद। Present, sir. वलीद अहमद। Present. फरहान बदर। Present, sir. बिलावल खान। Present, sir. अली अरशद मुगल। Present, sir. वकार अहमद। Present, sir. आलिया तसद्दुक। Sir, 017 present. सलमान सईद। present. Sir, present. काशिफ रजाक। काशिफ रजाक। सिर्फ एक एब्सेंट है काशिफ रजाक। सिर्फ एक काशिफ रजाक एब्सेंट नहीं दूसरे भी हैं। मोहम्मद वाजिद। मोहम्मद वाजिद 2 एब्सेंट हैं। ओके देन लेट्स स्टार्ट। अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। वी वर डेवलपिंग द बीम इक्वेशन और इसको हमने जी कोई कुछ कहना चाहता है? हमने बीम के ऊपर पूरी डिस्कस की थी लास्ट टाइम। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वाज अबाउट द टिमोशेंको बीम। टिमोशेंको बीम के ऊपर था बेसिकली विच इंक्लूड्स द ट्रांसवर्स शियर डिफॉर्मेशन
ट्रांसफर शेयर डिफॉर्मेशन जो बेसिकली स्ट्रेन होती है विद रोटेशन ड्यू टू ट्रांसफर शेयर होती है, और टोटल रोटेशन जो है वन इज द रोटेशन ऑफ द ड्यू टू द बेंडिंग एंड वन इज द रोटेशन ड्यू टू द शेयर फोर्स। टोटल उसकी स्लोप आ जाती है डिफ्लेक्शन टोटली। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था और उसकी बेस पे हमने दो डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप किए थे जिसको हमने सॉल्व करना था आगे टू सॉल्व गेट द स्टिफनेस मैट्रिक्स। हमने जनरली चूंकि बीम जो है क्यूबिक बिहेवियर के साथ बेंट होती है तो उसका हमने इक्वेशन किया था, मगर शेयर स्ट्रेस को उसमें इंक्लूड करने के लिए हमने कंडीशन ये लगाई थी कि पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए कि इसकी शेयर स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट हो। शेयर स्ट्रेन जो है कांस्टेंट हो तो इसी पिछली इक्वेशन से हमने इसको किया था। अल्टीमेटली इसमें कांस्टेंट जो है 6a1g के बराबर आया था और ये हमारी g की वैल्यू थी जो कि शेयर के लिए आई थी। हमने फिर उसके अंदर इस शेयर इक्वेशन के अंदर ये जो हमने v को किया और उस पर ये कंडीशन लगा के हमने जब सॉल्व किया तो हमने कहा कि फाई को भी उसी के हिसाब से एक पॉलिनोमियल के तौर पे भी एक्सप्रेस, और इस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट्स को हमने फिर रेफरेंस किया था। ये पॉलिनोमियल किस तरह बनता है, बेसिकली यू नो के रोटेशन जो है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, x गोज टू a3 और ये जो है 2a2x आ जाएगा एंड दिस विल बी 3ax3 और साथ हमारे ये उसके अंदर 6a1g जो है ये ऐड होके हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन, और इस इक्वेशन को डाल के हम इन बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से v इक्वल्स टू l पे v2 है, ये phi2 है, phi1 एंड v1 है। इसके हिसाब से जब हमने इस इक्वेशन में डाला है तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें ये कांस्टेंट्स मिल गए। इन कांस्टेंट्स को जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन ड्यू टू द बेंडिंग इफेक्ट एज वेल एज द शियर स्ट्रेस इफेक्ट। बेंडिंग में जो शियर स्ट्रेस जनरेट होती है उसकी वजह से, और उसके लिए हमने जब उसमें वैल्यूज डाली हैं v इक्वल्स टू 0 m इक्वल्स टू 0 l तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को जब हमने रिप्रेजेंट किया इन मैट्रिक्स फॉर्म तो दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्टिफनेस मैट्रिक्स, और ये हमारे पास दोनों की y की वैल्यूज है f122 जो कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ पे हम अगर दोनों को कंपेयर करें, बेंडिंग के अंदर ये हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स है और ये शेयर को भी इंक्लूड करके अगर हम g की वैल्यू को 0 कर दें तो या फिर हमारी ये इक्वेशन वही बन जाती है जो विदाउट इंक्लूडिंग शेयर है। शेयर के पोर्शन को टर्म को 0 कर दें, देन वी गेट द वैल्यू एग्जैक्टली दैट। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर किया था। उसके बाद हमने असाइनमेंट भी आपकी पोस्ट हो गई थी, आपकी सेकंड क्विज भी हो गई थी और हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ था। उसके बाद हम इसको अगर एक नॉन डायमेंशनल फैक्टर में लेके जाते हैं, नॉन डायमेंशनल फैक्टर हम एक डिफाइन करते हैं यूनिट्स की बेस पे, तो ये हमारा नॉन डायमेंशनल फैक्टर आता है और उसमें 12gl² के तौर पे ये कन्वर्ट होता है। और अगर हम इसी इक्वेशन में वो डालें तो दिस इज द 5 पार्ट, खजाई पार्ट आ जाता है, और खजाई को इसको जब आप 0 करें तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है। सो ये 4 टर्म्स इन द मैट्रिक है, यहाँ पे शेयर इफेक्ट आता है और उस शेयर इफेक्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, वाल एलिमिनेट कर दो वी गेट द सेम वैल्यू। इस सारी चीज को लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट थ्रू एन एग्जांपल। 4.2 हम एग्जांपल करने लगे। डिटरमाइन द नोडल डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन। तमाम नोड्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है, यहाँ पे 0 है, एंड रोटेशन ये कितना रोटेट हो रहा है, एंड द रोटेशन फोर्सेस, ग्लोबल नोडल फोर्सेस, ग्लोबली नोडल फोर्सेस एंड एलिमेंट फोर्स ऑफ द बीम को वो करना है। डिस्क्रिटाइज द बीम एज इंडिकेटेड। हम इसको ये क्या करते हैं, जो बीम है इसके 2 पॉइंट्स पे लोड है 10,000 पाउंड्स के, और हम उन पॉइंट्स पे जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिविटी है उस पॉइंट को भी नोट डिफाइन करके इस पूरी बीम को वी आर डिवाइडिंग इनटू 4 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। हमने इस सारे को 4 एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एंड द बीम इज फिक्स्ड एट नोड 1 एंड 5, दोनों पे फिक्स है और उस पे लोड अप्लाई हो रही है। ई की वैल्यू, दिस इज द ई वैल्यू, और ये आई की वैल्यू है। ठीक है।
आपने सबने क्विज के अंदर सबसे बड़ी गलती ये की है, जहां भी आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स आई है, इसको छोड़ दें, दूसरी जगह चलाता हूं। स्टिफनेस सॉरी, ये मैं आपको वो अभी यहाँ पे ये स्टिफनेस मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे है, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हैं। ई ए एल जो है आपके पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यूज होती हैं। आपने क्विज के अंदर किसी ने 10⁻6 इसे यूज कर लिया, किसी ने 8⁻6 कर लिया, किसी ने 12⁻ कुछ कर लिया। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी यंग मॉड्यूलस दिया हुआ था, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी, आपने इसको कैलकुलेट करना था। और आप लोगों ने इसे कैलकुलेट करने की बजाय जो भी सोल्यूशन मैनुअल या किसी से जहां से भी आपने नकल किया, इसको एक मेजॉरिटी ने 10⁻6 की वैल्यू यूज करके उसे कर लिया, और मेजॉरिटी की यही गलती है क्विज के अंदर। तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। आपने जब भी कैलकुलेट करना है, आपके जो एलिमेंट का मटेरियल है, उसका जो क्रॉस सेक्शंस और उसकी बाकी जो वैल्यूज है, लेंथ वगैरह, यू हैव टू यूज दैट। इस बात को बहुत क्लियर रखिएगा, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि आप इस दोबारा मिड टर्म में ये दोबारा गलती ना करें। जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? बार बार माइक ऑन हो रहा है किसी का। दूसरी बात यह है कि आप में से एक दो ने सेक्शन 1 को, जो मैंने सेक्शन 2 को दी थी क्विज, आपने वही क्विज लेके कर दिया, जबकि आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर डायमेंशन चेंज थी, वैल्यूज चेंज थी। एज ए रिजल्ट या मैंने उनको फिर 0 दे दिया कि ये तो आपको मैंने प्रॉब्लम दी नहीं, आपको नकल कर रहे हैं, और आपने बता दिया कि ऑनर स्टेटमेंट लिखने के बावजूद आप किस तरह नकल करते। नेक्स्ट टाइम मैं दोनों को 0 कर दूंगा, जो करवाने वाला और करने वाला है। बी केयरफुल। आप लोगों को पता है जिसने ये हरकत की है। ओके, हमारे पास ये बीम इक्वेशन है। सबसे पहले हम यूनिट की कंसिस्टेंसी करेंगे। आप इस पे इक्वेशन में देखिए। जी सर, काफी देर से स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। मेरी स्क्रीन तो शेयर पे है, खत्म हो गई है वहां से। जी, सिर्फ आवाज आ रही है, नहीं आपकी हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। जी, सर, जब से आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। मैं दोबारा इसे फिर शेयर करवाता हूँ, इसको खत्म करके। लेट मी फिनिश, और अब दोबारा करता हूँ। अब आ गई है स्क्रीन। तो इतनी देर से आप बता क्यों नहीं रहे थे? सर, वो हमें अभी भी लगा नहीं कि है? मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरनेट का इशू है, तो शायद मुझे ना शो हो रही हो, तो मैं 2-3 अब दफा दोबारा ज्वाइन। मैंने शेयर कर दी है। सर, नहीं हो रही अभी भी। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं हो रही? नो सर। उधर ही। तो फिर इसके मतलब है कि टीम में कोई इश्यू आया है। या तो मैं पूरा बंद करके दोबारा शुरू करूं, एक और बार शेयर करता हूं। अगर ये नहीं शेयर होती तो दोबारा ज्वाइन करें जी, सर, लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ठहरे से इसको मैं करता हूं। यही एक है, मैं लीव कर
शाबाश उस्मान। यस सर, अब हो रही है। अब आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है? यस सर। ओके, आपको मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे कांस्टेंट होता है, आप सबने क्विज में ये बहुत गलत यूज किया। इन वैल्यूज को यूज नहीं किया, पता नहीं कौन से सॉल्यूशन मैनुअल या कहां से आपने कॉपी किया। आपने एक फिक्स वैल्यू 10⁻⁶ ले लिया, किसी ने 8⁻⁶ ले लिया, किसी ने कोई वैल्यू ले लिया और इसको यूज किया, जिसकी वजह से आपकी जो आंसर है टोटली रॉन्ग हो गया। हर प्रॉब्लम के लिए आपको इसकी जो आपकी वैल्यू है, यंग मॉड्यूलस द मटेरियल विच यू आर यूजिंग, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ है, उन वैल्यूज को डाल के आपने कैलकुलेट करना था। पहली बात तो ये चीज आप ख्याल रखिएगा, वरना आप मिड टर्म में काफी लॉस करेंगे ना मार्क्स। ठीक है, और यहां तक आप हम जी आपकी जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, ये जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, इसके साथ जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, इसको आपने कहीं और से कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। जिस भी सॉल्यूशन मैनुअल से आपको ये वैल्यू यूज कर रहे थे, मिलती जुलती प्रॉब्लम, आपने उसी की ये वैल्यू उठा के यूज कर लिया। मैंने तो वैल्यूज मुख्तलिफ दे दी थी। यस सर। ठीक है ना, मैंने लेंथ 80 की बजाय 60 कर दिया था और एक में मैंने 120 कर दिया था। तो लेंथ डिफरेंट होने की वजह से आपने बस सॉल्यूशन मैनुअल उठाया और वहां से नकल कर ली, हालांकि आपने ऑनर स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा। तो ये भी सबका आपका क्लियर हो गया, आप सब नकल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं नकल नहीं कर रहा। मैं ये तो आपकी स्टेटमेंट पे बिलीव करना है ना, मगर फिर ये कांस्टेंट वैल्यू कहां से आ गई जो प्रॉब्लम की आई। तो इंशाल्लाह आइंदा आप इस तरह नहीं करेंगे। सॉल्यूशन मैनुअल यूज करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, अकल का प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट करें। ठीक है, यहां से आपको मिस तो नहीं हुआ था, ये स्लाइड्स मैंने शो की थी, ये प्रॉब्लम हम करने लगे एग्जांपल। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया था सारा स्लाइड्स? ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पे जितना डिस्टेंस दिया हुआ है हेल्थ इज इन फीट और बाकी सारी चीजें हमारी इंचेस में होती हैं। तो हम यूनिट की कंसिस्टेंसी के लिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू 120 इंचेस, ताकि यूनिट्स हमारे कंसिस्ट हो जाएं। तो लेंथ 120 हो गई। बाकी हमने इसे यहाँ पे नोट्स बना लिए, एलिमेंट्स बना लिए और इसको हमारी ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के हिसाब से पहले एलिमेंट के ऊपर नोड 1 और नोड 2 पे जाएगा। नोड 1 किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है, तो इसकी पहली दो रोज जो है, कॉलम्स जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ गई। 2 और 3 की जो रो है, इसके अंदर जो वैल्यू है 2 और 3 की, यहाँ पे 1 की वाले की भी आ जाएगी, इधर इस एलिमेंट की भी आएगी, इस एलिमेंट की आएगी। सो देयर इज एन एडिशन ओवर हियर फॉर द नोड 2। नोड 3 भी डबल एलिमेंट के साथ है, यहाँ पे भी एडिशन आ जाएगी। नोड 3 जो है वो भी, 4 जो है वो भी डबल एलिमेंट के साथ है। 4 एंड 5 इंडिपेंडेंट है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगी। तो इस तरह हमने अपनी जो है अपनी असेंबलेज मैट्रिक्स बना ली है। और इस असेंबलेज मैट्रिक्स के अंदर अगर आप इसको देखें तो हमारे पास V1 इज इक्वल 0 एंड Φ1 इज इक्वल 0, चूंकि टोटली फिक्स है। V3 इज इक्वल टू 0 मूव नहीं कर सकता, मगर Φ इज नॉट इक्वल टू 0। V5 एंड Φ5 इज 0। तो हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस आ गई हैं, जिसमें हम यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और V3 0 आ जाएगा और ये लास्ट 2 0 आ जाएगा। तो ये रोज को हम जब एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जब रोज को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें हमारे पास लोड जो है, हमारे पास V यहाँ पे लोड है मगर मोमेंट नहीं है, तो वो 0 है। यहाँ पे भी मोमेंट नहीं अप्लाई हो रहा, तो 0 है मोमेंट की वैल्यू। और यहाँ पे जो है 5 4 जो है, इस पे भी मोमेंट 0 है। यहाँ पे जो है Φ3 का भी मोमेंट जो है 1000 फोर्स के साथ इधर 0 आ गया। तो हमने ये सारी वैल्यूज जब डाल दी इसमें, तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया, इसमें से फिर ये 3 वैल्यूज जो 0 है इसको हम एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास V2 एंड V4 की वैल्यू आ जाती है बेटी -0.48। यानी 2 जो है ये दिस डिस्टेंस जितना ये डिफ्लेक्ट हो रहा है 0.48 इंचेस है।
और यहाँ पे भी 48 इंचेस है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा यंग मॉड्यूलस इन इंचेस था, इसलिए हमने डिस्टेंस जो है वो 112 इंचेस में कर दिया फीट की बजाय। तो ये दोनों की अब इस वैल्यूज को और ये जो हमारी पीरी कंडीशन है 5.2, 5.3, 5.4, ये जो कंडीशन है इसको हम जब इसमें डालते हैं इस इक्वेशन में, अब ये सारी वैल्यूज V1050 V2 हमने कैलकुलेट कर लिया, -0.048 V2 Y2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टॉप पे में ये 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज डाल के जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज द ग्लोबल फोर्सेस एंड ग्लोबल मोमेंट हमें मिल गया। अब जब हम इसको जाते हैं फॉर द नोडल वैल्यू तो ईच एलिमेंट की, तो हमें एलिमेंट का इक्वेशन लिख के यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ एलिमेंट 1 पे ये तो 0 है, 520 है और ये वैल्यू गिवन है, तो 520 मैक्सिमम पॉइंट है, तो वहां पे भी उसका डिफ्लेक्शन कोई नहीं आएगा। तो ये एज ए रिजल्ट इस चीज के ऊपर हम डाल के इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें लोकल एलिमेंट की F1 फोर्स एंड मोमेंट नोड 1 और नोड 2 के ऊपर ये हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं। इसी तरह आप तमाम नोट्स के ऊपर 2, 3, 4, 5 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो हमने कर ली है। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक के अंदर जो है हमने 4.2 की थी आगे। ये इसमें एग्जांपल 4.3 भी आई हुई है। ये 4.3 जो है बेसिकली एक एलिमेंट है जिसमें फिक्स ऑन वन साइड कैंटिलीवर, इधर रोलर है और इधर स्प्रिंग के साथ नीचे सपोर्ट किया हुआ है, ऊपर फोर्स पी लग रही है। इसको यहाँ पे सॉल्व किया है यूजिंग द स्टिफनेस मैट्रिक्स। इन्होंने ये पूरी स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाई है। आपने ये जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे किए हैं 4.3, 4.4, 4.5, ये जितनी एग्जाम्पल्स यहाँ पे की हुई हैं, ये वाली एग्जाम्पल्स, ये सारी एग्जाम्पल्स आपने खुद अपनी हैंड कैलकुलेशन से एक बार करनी है। ठीक है, अपनी हैंड कैलकुलेशन से एक बार आपने इसको पूरे को करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसको असाइनमेंट के तौर पे नहीं दे रहा कि आपने सबमिट करनी है, आपने अपने तौर पे डिटेल हैंड कैलकुलेशन इसकी करनी है ताकि आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। यही मैंने डू द रिमेनिंग एग्जांपल जो इसके बाद फॉलो है। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो यू विल बी एबल टू डू द मिड टर्म एग्जाम सक्सेसफुली। और इसमें ये याद रखें कि इसमें आपने देखा जगह जगह वो पॉइंट्स उसने स्क्रिप्ट करके रिजल्ट लिखा होता है, वो आपने सारे खुद कैलकुलेट करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको पता भी चल जाए कहाँ पे क्या इश्यू है, ताकि सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाए। ओके सर, मिड टर्म आसान दीजिएगा सर। हाँ, बिल्कुल आसान दूंगा कि केजी और नर्सरी के बच्चे भी कर लें। नहीं सर, इतना नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा जरा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहेंगे बहुत आसान है, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। जिस तरह क्विज के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ड्राइव करने की किया था, मेजॉरिटी ने ठीक की है, मगर 6-7 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिन्होंने उसको कुछ ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया कि हमें आता ही नहीं है, और कुछ ने 4-5 स्टेप लिख के आगे कुछ किया ही नहीं। उनके लिए तो फिर क्विज बहुत मुश्किल हो गई ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आप एक बार एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लें, एक बार अच्छी तरह थॉरोली कर लें, सारी असाइनमेंट भी खुद करें, सॉल्यूशन मैनुअल से ना करें, खुद हैंड कैलकुलेशन करें उसकी, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए पेपर बहुत आसान होगा। ओके सर। अगर आपने ये हैंड प्रैक्टिस नहीं की, खुद बैठ के कैलकुलेट करके एक एक स्टेप्स को नहीं किया, और असाइनमेंट आपने बस मुझे कट एंड पेस्ट दे दी सॉल्यूशन मैनुअल से, तो आपके लिए एग्जाम पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ योर लाइफ होगा। सर हम हैंड प्रैक्टिस कर लेंगे सर। हाँ, प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेंगे। ओके, अब तक हमने जितनी डिस्कशन किया इट वाज रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, डिस्क्रीट लोड जो एक पॉइंट पे नोड्स पे अप्लाई हो रहा था। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे हम कंसिडर करेंगे।
उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसिडर करने का तरीक़ाकार हम अब आगे पढ़ने लगे हैं। इस तरीक़ाकार के अंदर आपको पूरा पता चलेगा हाउ टू इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे हैंडल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की पार्ट। तो बीम मेंबर आर सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल एज द कंसंट्रेटेड लोड कंसीडरिंग द फिक्स ये दोनों तरफ से फिक्स एंड है और उसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है, उसकी लेंथ L है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिएक्शन डिटरमाइंड आर शोन इन जितने ये उसके अंदर रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। इसका जो रिएक्शन फोर्स है मोमेंट रिएक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। यही आएगा ना आपका फोर्स का रिएक्शन W into L by 2, आधा एक साइड पे चले जाएगा आधा एक चल जाएगा। दिस इज द रिएक्शन, ये उसका मोमेंट आएगा। हाउ डू यू फाइंड द मोमेंट, किस तरह फाइंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, आपने मशीन डिजाइन के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा जहां पे ये सारे आपने बीम्स वगैरह को स्टडी किया है। यहां से आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, उस dx के साथ w को मल्टीप्लाई करें तो w dx आ जाएगा। उसको यहां तक की जो x का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, x wx इंटू dx आ जाएगा और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके वहां तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x जो है x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा और 2 पहले ही था 4 हो जाएगा और फिर हाफ इसमें हाफ का स्क्वायर करेंगे तो वो हिसाब से 12 आ जाएगा, WL स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो तरीका है, आपको आगे जाके अभी बताते हैं और तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट लोड जो है, बस ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसका इस तरह के आप रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आपका ये रिप्लेसमेंट आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट फोर्स आर ऑलवेज ऑन ऑपोजिट साइड्स विद अ फिक्स एंड रिएक्शन। फिक्स एंड रिएक्शन पे जो फोर्स होती है उसके ऑपोजिट चलता है। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को दोनों पॉइंट पे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स नीचे जा रही थी तो वो ऊपर से आएगी और जो मोमेंट था आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी अगर आप इसको सेंटर में लेके जाएंगे तो बेसिकली ये मोमेंट दोनों मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं, आपकी फोर्स जो है W इधर आके ऐड अप होके ये टोटल ये आ जाती है फोर्स कि ये आपकी फोर्स है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगी और पॉइंट लोड को जब आपने इधर कन्वर्ट किया तो वो ये आ जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को दिस वर्टिकल लोड एंड मोमेंट के साथ कन्वर्ट कर दिया जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा था। अब एक जनरल कंडीशन, एक तरीक़ेकार है वर्क इक्विवेलेंस मेथड जिसके थ्रू यू कैन कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू डिस्क्रीट लोड या फिक्स लोड के तौर पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये उसका तरीक़ेकार क्या है, व्हाट वी कंसीडर इज दैट दिस इज द मेथड इज बेसिक कॉन्सेप्ट द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड dx। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इतना है wx है, इस wx के साथ dx एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेके dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, विच विल बिकम द फोर्स इन दैट डायरेक्शन। उस फोर्स के साथ आप उसकी पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना वो इस पॉइंट से ऊपर तक गया है, जितना भी वो डिस्प्लेस हुआ है, उस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द वर्क डन उस पर्टिकुलर एक्स के ऊपर। और उसको अगर पूरी लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर दें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ने जितना काम किया उसके डिफॉर्मेशन शेप करने के डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट वर्क डन बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये पॉइंट सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलें, जब ये क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा फिर अब डिस्क्रीट जब हम कर देते हैं, हम जब उसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड के तौर पे कन्वर्ट कर देते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे पॉजिटिव हमने डायरेक्शंस लिखी हैं, ऑल्दो इट नीचे को डायरेक्शन होगी और मोमेंट की दूसरी होगी, मगर वी आर यूजिंग द पॉजिटिव कन्वेंशन जो कि यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूट की लोड को हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके दोनों नोड्स पे एक मोमेंट को अप्लाई करते हैं और एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाई करते हैं दोनों नोड पे। So basically moment into the rotation will give you the work due to the moment into node 2 पे और into the rotation will give you the work at moment 2, force into the displacement node 1, force into the displacement node 2 will give। तो ये total work हो गया जो हमने ये discrete loads के साथ किया। So this is the total work done। जब ये total work done है तो हमने equivalence method जो है नोट का equivalence method जो है
ठीक है ना। इक्विवेलेंस मेथड जो है उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कर रहा है, इक्विवेलेंट वर्क कर रहा है, वो हमारा डिस्क्रीट फोर्स में भी उतना ही वर्क करना चाहिए। इसका मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय द बोथ ऑफ देम। इन दोनों को इक्वेट करके हम phi1 phi2 v1 v2 को, इन सारी चीजों को आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट इन्हें देके वी कैन कैलकुलेट। तो इसको अब आपको पूरा एग्जांपल करके यहाँ पे बता देते हैं किस तरह एग्जांपल ऑफ द लोड रिप्लेसमेंट मेथड किस तरह यूज हो रहा है। ये हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2। इसको हमने इन दो लोड से रिप्लेस कर दिया, इनसे रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास ये वही तस्वीर आ गई। तो अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यही इक्वेशन है हमारे पास। डिस्क्रीट रेट वर्क की ये है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से वर्क की ये है। हमारा प्रिंसिपल ये है कि दोनों को प्रिंसिपल जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, दे शुड बी इक्वल। दे शुड बी इक्वल। ठीक है ना। तो हमने इसको इसके साथ इक्विवेलेंट कर दिया। तो दिस इज आवर मेन इक्वेशन जो हमने यूज करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से वर्क डन है और ये डिस्क्रीट एप्लीकेशन की वजह से लोड मोमेंट एंड फोर्स की वजह से वर्क डन है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमने यूज करनी है। अब इसको यूज करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो हमने इक्वेशन आपको याद होगा पिछले लेक्चर से, हमने v के लिए ये डिस्प्लेसमेंट, हमने ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन की थी जिसमें हमने कैलकुलेट किया था अभी पहले भी इसमें। तो दिस इज आवर इक्वेशन, उसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे बेंडिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आती है। तो ये बेंडिंग के अंदर जो ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरफ, अब आप इस v के साथ वो सारी चीजें यहाँ पे डाल दें। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, W के लिए W इक्वल्स टू हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था उसे माइनस W कर दिया, चूंकि इट इज बीइंग अप्लाइड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन पे ये अप्लाई हो रहा है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो माइनस W हमने इसे ले लिया। माइनस W ये हो गया, V को हमने यहाँ से डाल दिया और फिर इसको 0 से L से इंटीग्रेट किया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, x क्यूब है, x क्यूब यहाँ पे आ गया। x क्यूब को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4/x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। 2 इधर ऊपर है तो नीचे 2 रहेगा और ये x रेज टू पावर 4 है, ये L3 है। जब L की वैल्यू डालेंगे L3 कैंसिल होकर L आ जाएगा, W इधर आ जाएगा, माइनस साइन हमारे पास आउट आ जाएगा, ये वो हो जाएगा। इस तरह आप इसको पूरे को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ये आप लोग खुद करके देखिएगा। तो ये इंटीग्रेशन के बाद दिस इज द रिजल्ट। अब इस सारे रिजल्ट को जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से वर्क था, उसको हमने अपना डिस्क्रीट वर्क के साथ इक्वेट किया। हमारे पास दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमने सॉल्व करनी है। ये वाली इक्वेशन थी, हमने इसको इधर इक्वल कर दिया तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब इसको हमारे सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, द बेस्ट वे इज टू सॉल्व इज दैट हम फाई को 1 कर दें, phi2 v1 v2 जो है डिस्प्लेसमेंट सारी 0 कर दें, 2 की रोटेशन खत्म कर दें और हम कह दें कि phi इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन के अंदर ये 0 हो जाएगी टर्म, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। phi हमने 1 किया तो दिस इक्वल्स टू मोमेंट एट 1। तो हम इस तरह मोमेंट एट 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी नोड 1 के ऊपर ये जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मोमेंट क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये तो एक्सटर्नल लोड थे, यहाँ पे मोमेंट क्या अप्लाई हो रहा है। तो मोमेंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आप डाल दें v1 v0 0 है तो ये टर्म तो सारी एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे phi 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारे पास L स्क्वायर W/4 आ गई, माइनस साइन के साथ ये आ गई, माइनस पार कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया अंदर। तो फिर उसके बाद ये सारी टर्म 0 चली गई। इस टर्म में अगेन यहाँ पे phi 2 0 हो गया तो ये 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया। L स्क्वायर ओवर W, ये प्लस साइन है तो जो कि माइनस हम इधर लेके आए तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस आ गया। फिर उसके बाद phi 1 में ये आ गई टर्म तो L स्क्वायर ओवर W, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, आउटसाइड माइनस है, ये टर्म 0 हो गई। तो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज द रिजल्ट। ये वही रिजल्ट आ गया जो हमने शुरू में लिखा था, WL स्क्वायर ओवर 12। इस पे मोमेंट ये अप्लाई होगी जो हमने शुरू में लिखा था, ये वाला WL स्क्वायर ओवर 12,
ये मोमेंट और इसकी डायरेक्शन भी ये वाली डायरेक्शन है, मोमेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो ये वही आ गई हमारे पास वैल्यू। ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई, माइनस है, इसकी रोटेशन की डायरेक्शन दूसरी है, दिस इज द रोटेशन डायरेक्शन। आपको पता है जब ऊपर से लोड आएगा तो इसने इसी तरफ जाना है, तो मोमेंट तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। ये रिएक्शन मोमेंट हमने कैलकुलेट कर ली, मोमेंट एट नोड 1। अब हम इसी तरह ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इसी तरीके से ये वाली हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अब हम फाई इक्वल्स टू 2 कर देंगे, फाई इक्वल्स टू 1 कर देंगे, फाई 2 वाला 1 कर देंगे, बाकी सब 0 करेंगे, तो दिस इज बेसिकली मोमेंट एट 2 आ जाएगा। उसको जब हम सिंप्लीफाई इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं तो दिस इज द इक्वेशन विच वी गेट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। फिर इस तरह हम अगली v1 को इक्वल्स टू 1 और बाकी सबको 0 करें तो fy1 आ जाएगा, और v2 को 1 करके बाकी सब वैल्यूज को हम 0 करें तो हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और इस तरह हम इसको कैलकुलेट करके हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, मोमेंट भी दोनों आ गए और फोर्सेस भी आ गई। ये भी देख ले, नेगेटिव डायरेक्शन आ गया कि नीचे से ऊपर को डायरेक्शन नहीं है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में है, फोर्स तो नीचे ही आनी चाहिए। तो हमने मालूम कर लिया है कि कितनी फोर्स एक्ट हो रही है और क्या मोमेंट है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो चीजें हैं, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, ये जो चीजें फोर्सेस और मोमेंट हैं, इसको हमने इसके इक्विवेलेंट किया है। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसंट्रेटेड लोड के तौर पे कन्वर्ट किया है एज ए एक्सटर्नल लोड। ये पॉइंट खास कर आप लोग याद रखिएगा, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक्सटर्नल किया, दोनों के साइन नेगेटिव थे, यानी मोमेंट इस तरफ नहीं आएगा, मोमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं होगी, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो आपको पता है ये जो बेंड कर रहा है ये इस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, तो मोमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, फोर्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे है, तो यहाँ पे नीचे ही आना चाहिए, ये पूरी फोर्स नीचे की डायरेक्शन है तो यहाँ नीचे ही आना चाहिए। अब तो ये हमारे पास पूरी वैल्यूज जो है हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ discrete load, concentrated load and moment at the nodal। तो अब हमारे पास जो पुराना तरीकेकार था नोडल्स की वैल्यूज पे सारे कैलकुलेट करने का, तो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज दैट वी फर्स्ट कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू इक्विवेलेंट discrete load या concentrated load and moment on the nodals। उसके बाद फिर हम रेगुलर तरीके से करेंगे। तो हमारा क्या प्रिंसिपल, वी कैन कंक्लूड दैट इन जनरल फॉर एनी लोड फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फंक्शन, वी कैन मल्टीप्लाई Vx and then integrate according to obtain the constant nodal force or nodal moments used to replace the distributed load। ये रिप्लेसमेंट का नाम याद रखिएगा, हमने यहाँ कोई फोर्सेस कैलकुलेट नहीं की, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कन्वर्ट किया है इनटू द फॉर्म ऑफ, रिप्लेस किया है बाय नोडल फोर्स एंड नोडल मोमेंट। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बिटवीन 1 एंड 2, ये लोड है। अब हमने इसको FEM फॉर्मुलेशन करनी है तो वो तो हमें कंसंट्रेटेड नोड की फॉर्म में चाहिए, वी नीड दैट इन ए कंसंट्रेटेड नोड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें ये चाहिए। ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि इसको हम किस तरह कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमने इक्विवेलेंस वर्क इक्विवेलेंट मेथड यूज किया और उससे हमने ये वैल्यूज की कि इस सारी चीज को आप भूल जाएं और उसकी जगह आप कहें कि यहाँ पे एक मोमेंट नोड 1 पे और लोड नोड 1 पे अप्लाई हो रहा है F1y, और यहाँ पे एक नोड अप्लाई हो रहा है Fy2 फोर्स एंड मोमेंट। उनकी वैल्यूज को आप देखें कि मोमेंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इससे भी जाहिर होता है कि ये होना है। तो वो हमने ये दोनों M1
M2 दोनों नेगेटिव है, उनको कैलकुलेट कर लिया। फोर्सेस जो है पॉजिटिव से हम लेके चले थे, मगर फोर्सेस जो है ये दोनों भी नेगेटिव आई हैं, तो ये भी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे को होंगी। तो ये जो फोर्स है जब आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और इस फोर्स को इधर लेके जाएंगे तो इसकी आधा इफेक्ट होगा, तो वर्क इनटू आधी लेंथ का वर्क इधर जाएगा, तो वो वही वैल्यू आ रही है LW/2। मोमेंट की वैल्यू जो है WL²/12 आ रही है। इस तरह करके हम इसको पूरे को रिप्लेस कर देते हैं। वी आर रिप्लेसिंग, टर्म जो हमने यूज की है वो रिप्लेसिंग की है। रिप्लेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, नोडल फोर्स से हम रिप्लेस कर रहे हैं, यूज टू रिप्लेस द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हमारे पास ये लोड, दिस लोड इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। इसके अलावा अगर और भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड होंगे वो सारे चलेंगे, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय द FEM मेथड। तो अल्टीमेटली क्या है हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास अभी आप इसको, जब आप इसको भूल जाएं ये नहीं है, तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड लोड प्लस इस साइन को अगर आप इधर ले जाएं तो दिस बिकम प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हमने ये जो F0 इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट नोडल फोर्स, इस चीज का खास रखें, दिस इज द इक्विवेलेंट नोडल फोर्स। इक्विवेलेंट नोडल फोर्स है, दिस इज इक्विवेलेंट नोडल फोर्स F0। हमने उसको जब ऐड करेंगे तो टोटल एक्सटर्नल नोड आ जाएगा कि इक्विवेलेंट नोडल फोर्स प्लस द अदर नोडल फोर्सेस, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस जितने अप्लाई कर रही हैं वो सारी फोर्सेस प्लस ये, तो हमारे पास ये स्टिफनेस इक्वेशन आ जाएगा, दीज आर द एक्सटर्नल लोड्स। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लोड नहीं आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमारे पास सिंपल डिस्ट्रीब्यूट लीड के इक्विवेलेंट नोडल फोर्स के साथ हमारा इक्वेशन आ जाएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे ये अपेंडिक्स डी की बात करता है। लेट्स गो टू द अपेंडिक्स डी। ये हमारे पास अपेंडिक्स डी है। इस अपेंडिक्स के अंदर क्या किया हुआ है, उन्होंने यही सिंगल एलिमेंट इक्विवेलेंट जॉइंट फोर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए उन्होंने ये किया है। तो ये यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो अभी हमने बात की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है यही वाली अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इस प्रॉब्लम के अंदर Fy1 -2 ओवर इतने, ये -12 ओवर इतने, और ये दूसरे नोड पे जो है नोड 2 पे ये वाली वैल्यू है। और अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है तो ये 20 और ये 20 और 30, ये इस तरह का लोड आ जाएगा। और अगर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो ये केस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड दो ही सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, उनको अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड आप ज्वाइंट पे कोई ले जाना चाहते हैं लोड बाय द नोड्स, अभी तो हमने देखें, अभी हमने इस लोड को ये किस तरह हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, यहाँ पे नोड एज्यूम कर लिया था और उसको नोड बना के हमने दोनों प्रॉब्लम्स को यूज किया था। मगर अगर आपके पास ये लोड है तो आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं इस लोड को इनटू 2, तो आपकी फोर्स जो है ये -P/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये P-2 हो जाएगा, और ये मोमेंट एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि मोमेंट इन दिस डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन में एक मोमेंट अप्लाई इधर हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में मोमेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और हम ये खत्म कर देंगे और इस पूरी लेंथ को एज ए सिंगल एलिमेंट वी कैन यूज इट। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ये हमारा खुशखबर है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरा है या एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड इन बिटवीन कहीं अप्लाई भी हो रहा है तो हम उससे कन्वर्ट कर सकते हैं टू द एलिमेंट के दोनों नोड्स के ऊपर। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया? आई होप के ये आप पॉइंट क्लियर है। ये अपेंडिक्स डी में सारों के फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ये आगे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लोड आधे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधे में नहीं है। ये पूरा पैराबोलिक लोड है या एक मोमेंट कहीं अप्लाई हो रहा है एट डिस्टेंस ए, एक तरफ ए, बी तरफ ए इज लेस देन बी, तो उसमें इस तरह आप उसको दोनों कॉर्नर की नोट्स पे ले जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आर यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स? यस सर। तो ये हमारी वो इक्वेशन है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट लोड के इक्विवेलेंट लोड जब बनाते हैं तो फिर हमारी पास ये इक्वेशन हो जाती है। इसको फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वी विल स्टॉप ओवर हियर। अगर कुछ और आपने पूछना है तो पूछ लें। एक बार फिर हम अटेंडेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई लेट कमर हमारे पास है, कोई शहजादे जो हमारे पास लेट आते हैं,
काशिफ रजाक एब्सेंट ही हैं अभी भी। मोहम्मद वाजिद, आपका सीआर कौन है? आप में से जो भी सीआर जी, सर इस क्लास में कोई नहीं। कोई नहीं है। बहरहाल आप में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, इन दोनों को बता दे एक्स्ट्रा क्लासेस का, जो कल भी होनी है और बाकी दिन होनी है। ठीक है, वैसे तो मैंने टीम पे भी डाल दिया और मैं पोर्टल पे भी अभी डालने लगा हूं। ठीक है, नोटिस वहां पे भी डाल रहा हूं। आप में से कोई इंश्योर कर ले, इनसे कांटेक्ट कर ले, जो भी इनके कुलीग हैं आए हुए हैं, काशिफ रजाक को और वाजिद को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, ओके सर। ओके। फिर इसके साथ ही फिर हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो विल स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन? सर मोहम्मद वाजिद सर 056 जी वाजिद आ गए हैं? 056 मोहम्मद वाजिद प्रेजेंट सर। तो आप कब आए थे? इतना लेट क्यों आते हैं? सर बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा सर। और बीच में क्लास नहीं है मेरा। काशिफ रजाक हैं कहीं? चलें, बस फिर एक एब्सेंट है। ठीक है ना, 42 प्रेजेंट है 43 में से। तो आई स्टॉप ओवर हियर। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, मजीद अटेंडेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर मीटिंग खत्म करते हैं। मैंने अपने यहाँ पे टीम पे भी मैसेज दे दिया और भी मैं उसका पोर्टल पे भी नोटिस डाल दूंगा, तो एवरीवन विल हैव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? बस फिर अल्लाह हाफिज।